हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम को अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं। सो आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आपके प्रिपरेशन में कुछ सप्लीमेंट करने के लिए, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए कुछ कीजिए, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्टैटिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हम क्वालिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इन सीरीज में दोस्तों देखिए, क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे जो कि पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है। और ये पीवाईक्यू कौन से होंगे दोस्तों? जो अल्टरनेट ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं बार-बार। सो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन की तरफ किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊँगा, ताकि आपको एलिमिनेशन टेक्निक किस तरह से यूज़ होनी चाहिए, इसकी समझ आ जाए। और कहाँ पर ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ होंगी और कहाँ पर नहीं होगी, इसकी अभी मैं आपको आइडिया देते रहूँगा बीच-बीच में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, जिसमें कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? जिसमें कि ऑप्शन दिए गए हैं कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, बाइकैमरल लेजिस्लेचर और रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, आपको इस फैक्चुअल क्वेश्चन के फैक्ट पता होने को ना, अगर आपके फैक्ट क्लियर नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एक एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू है। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब बात पार्लियामेंट्री सिस्टम की हो रही है, तो वहाँ पर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एसेंशियल फीचर हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ये तो सिमिलरिटीज़ क्रिएट करेगा इंडिया और ब्रिटेन में, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरह जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात आती है, तो इसका इंट्रोडक्शन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही हो गया था। और तब हम पर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटेन। सो मतलब ये भी सिमिलरिटीज़ ही क्रिएट करेगा, पॉइंट डिफरेंस नहीं। और जब बात आती है रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की, हमें पता है कि ब्रिटेन में भी एक मोनार्क होता है और एक पीएम होता है। मोनार्क कौन होता है उनका? रियल एग्जीक्यूटिव। पीएम कौन होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो वैसे ही इंडिया में भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्राइम कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव। सो मतलब यहाँ पर भी देखिए, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव है। सो ये भी सिमिलरिटीज क्रिएट करेगा। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब इनमें से ए भी नहीं हमारा आंसर, सी भी नहीं और डी भी नहीं। सो बचा कौन? ऑप्शन बी, जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू भी हमने है ना यूएसए से डिराइव किया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चीजें हमने अलग-अलग देशों से डिराइव की है, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से डिराइव किया है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से एलिमिनेशन टेक्निक किस तरह से लॉजिकल वे में यूज करनी चाहिए, उसका आइडिया आ गया होगा। सो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following determines that Indian constitution is federal? A written and rigid constitution, an independent judiciary, vesting residuary power with center, distribution of power between center and state government. ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब ये ट्विस्ट क्या है कि ये सभी फेडरल फीचर के मतलब पॉइंट है। सो यहाँ पर हमें आंसर कौन सा चूज करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको जो मोर करेक्ट वाले आंसर होंगे ना, जो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो हमारे आंसर होंगे। सो यहाँ पर देखिए, हमें बेसिक डिफरेंस जानना पड़ेगा यूनिटरी और फेडरल में। मतलब फेडरल ये क्या होता है, हमें इसका बेसिक डिफरेंस जानना पड़ेगा। फेडरेशन यानी कि क्या? जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर प्रेजेंट हो। डिवीजन ऑफ पावर मतलब शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ पावर हो। अब देखिए, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ पावर हमें ऑप्शन डी में ही बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो ये हमारे बेसिक आइडिया को फुलफिल कर रहा है। सो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन में आपको देखिए दोस्तों, जहाँ पर सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो वहां पर आपको इस तरह से अप्रोच रखना पड़ेगा कि जिसमें से मोर करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चेंबर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर वाज क्रिएटेड? अब देखिए, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक तो ये आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और इसमें आप यूज भी मत कीजिए कोई, मतलब अंदाज से आंसर आप टिक करने का ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। अब देखिए, चेंबर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर, ये ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1919 से क्रिएट किया गया था। अब देखिए, चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो था, ये मेनली बनाया क्यों गया था? ताकि जो प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे, उनके इश्यूज और कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, बाय पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल गवर्नर। अब देखिए, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी गवर्नर जनरल हो जाएगा।
और इसमें आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतनी इंपॉर्टेंट थीम है कि इसके ऊपर से आपको हर अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे ही। क्वेश्चन वैसे के वैसे रिपीट नहीं होते, लेकिन ये थीम के अंदर जो पॉइंट्स है वो रिपीट होते हैं। सो आप इस थीम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाली थीम। ओके, हमारे फोर्थ का आंसर रहेगा गवर्नर जनरल। अब नेक्स्ट देखते हैं, concept of directive principle of state policy of the Indian Constitution has been borrowed from Constitution of which country? जिसमें कि ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड और जापान। अब देखिए, इसका आंसर ना दोस्तों ऑप्शन सी आयरलैंड है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि कौन से कंट्रीज से इंडिया ने क्या-क्या चीजें बोरो की है, इसका आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको याद रखने पड़ेगी, जिसमें कि मोस्टली एग्जाम में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट और कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फैटर्निटी, रिपब्लिक का आइडिया हमने फ्रांस से लिया है। ओके, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अब आयरलैंड से हमने और कौन सी चीजें लिए हैं, एक तो डीपीएसपी, बाद में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, वो किस तरह से मतलब उनका नॉमिनेशन होना चाहिए, इसको भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जिसमें किसी ऑप्शन दिया है इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए एंड यूके ओनली। अब देखिए ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमें ये पता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने यूएसए से लिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी इंडिया एंड यूएसए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको काफ़ी ईज़ी तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली 1 या फिर 2 पेयर मैच करनी पड़ती है और वहाँ से ही डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, और इन जैसे क्वेश्चन में ना दोस्तों आपका टाइम भी बहुत बच जाता है। सो देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज, ये देखिए हमें ये पता है कौन थे, एच सी मुखर्जी। ओके, सो इसकी पेयर किसके साथ होगी, फोर के साथ, मतलब ए की पेयर फोर के साथ। अब ए की पेयर फोर के साथ ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली बहुत सारे टाइम दोस्तों इसी तरह से होता है कि आपको एक या फिर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आपको दो पेयर मैच करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए अभी हम आगे इसमें और कौन से पेयर कहाँ पर मैच हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट भी दी गई है। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इट वाज के एम मुंशी। ओके, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट इट वाज वीटी कृष्णमाचारी, एंड चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इट इज जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following schedule of the Indian Constitution contain provision regarding to anti defection? ओके, जहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल और टेंथ शेड्यूल। अब इसका आंसर है दोस्तों टेंथ शेड्यूल। इसी के साथ साथ मैं आपको शेड्यूल याद रखने की ट्रिक्स भी बता देता हूँ। TEARS ऑफ OLD PM, ये देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल याद करने की ट्रिक्स है, जिसमें से टी से टेरिटरी, ई से एमेंडमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, एस से आ जाएगा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज जिसमें कि आ जाएंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एफ से आ जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से आ जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से आ जाएगा लैंड रिफॉर्म, डी से आ जाएगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से आ जाएगा पंचायत और एम से आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। इस तरह से ये 12 शेड्यूल को याद करने के लिए ये ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये ट्रिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, आर्टिकल रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों देखिए आर्टिकल्स के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, सो आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद रखिए ही। अब जिसमें कि फर्स्ट दिया गया है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये ऑप्शन दिए गए। अब इसका जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 17 ऑप्शन सी। अब फटाफट हम बाकी आर्टिकल क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो कि ग्राउंड्स मेंशन है एज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, इसमें से 16 काय के लिए बताता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, 17 तो हो गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बात करते हैं 18 की।
तो 18 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको शॉर्टकट में ये ट्रिक्स के माध्यम से आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो याद करनी ही पड़ेगी। ओके, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो रिट्स है उन्हें भी आपको याद इसी तरह से करना पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंडर के जो आर्टिकल्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो डायरेक्टली एग्जाम पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस साल भी मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे ही, आप देख लेना। सो आर्टिकल को आप अच्छे से करके जाइए, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन्हें तो भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 137। ओके, इसके साथ ही हम आर्टिकल 130 के भी बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 130 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शाल सिट इन दिल्ली और एनी सच प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे वांट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या, कौन कहता है? आर्टिकल 130। अब देख लेते हैं आर्टिकल 139 क्या कहता है। Parliament may by a law confirm that the Supreme Court has the power to issue direction, order or writs in nature of habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition or quo warranto for any other purpose than those mentioned in Article 32। ओके, अब देख लेते हैं आर्टिकल 138 क्या कहता है। Enlargement of jurisdiction of Supreme Court, ये कौन कहता है? आर्टिकल 138। ओके, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के साथ ही ये सभी आर्टिकल्स भी कवर कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी खेल खेला गया है। सोल पूछा है सिर्फ, बहुत से लोग हार्ट एंड सोल कहते हैं। हार्ट एंड सोल हम किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। किसने कहा था ये? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें से हमारा आंसर है प्रीएम्बल। अब इसे सोल किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। अब उसी के साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने कुछ अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ये नाम के एम मुंशी जी ने दिया है, और आइडेंटिटी कार्ड ये नाम एन ए पालकीवाला जी ने दिया है। ओके, किसने क्या नाम दिए हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन टू फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स दिए गए हैं हमें। अब इसमें 103, 93, 86 और 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिए गए हैं। अब इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 6 टू 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, ये किसे कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होता है, कोई ना कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, और इसका रिपीटेशन का चांस भी बहुत है। सो इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर 5 तरह के रिट्स आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हेबिस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा सर्जरी और लास्ट क्यू वारंटो। हेबिस कॉर्पस क्यों यूज होता है? टू हैव अ बॉडी ऑफ। सेकंड मैंडेमस, मैंडेमस क्यों यूज होता है? फॉर वी कमांड। तीसरा सर्जरी, सर्जरी क्यों यूज होता है? टू बी सर्टिफाइड। एक तो लैक ऑफ जुरिडिक्शन में काम कर रहा होगा, या फिर एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम कर रहा होगा। ओके, प्रोहिबिशन की यूज करते हैं अपन, कोई किसी ने ज्यादा का काम नहीं करना होना चाहिए, जैसे कि लोअर कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन हायर कोर्ट के अंदर आती होगी, तो वो हायर कोर्ट के डिसीजन नहीं दे सकेगा। इसलिए लो हायर कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा उसे, कि प्रोहिबिट करेगा कि भाई रुक जा, तेरी हमारे यहाँ पर जुरिडिक्शन नहीं है। उसी तरह से टू फॉरबिड। एंड लास्ट क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की क्यू बाय विच अथॉरिटी, मतलब कौन से अथॉरिटी से आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पे बैठे हो, या फिर इस गवर्नमेंट ऑफिस में आप कौन से अथॉरिटी से बैठे हो। सो क्यू वारंटो को क्या आ जाएगा यहाँ पर?
बाय व्हाट अथॉरिटी? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ओके, टू असेंबल पीसफुली, ओके, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एलिमिनेट किया गया था और इसे अभी प्लेस कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 300 ए में, और इसे स्टैट्यूटरी राइट का दर्जा दिया गया है। पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 31, ओके, अर्लियर अर्लियर ये क्या था? फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 31, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे एलिमिनेट किया गया और प्लेस कहाँ पर किया गया? आर्टिकल 300 ए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एनरिच्ड इन प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और 7 शेड्यूल। अब इसका आंसर है दोस्तों डीपीएसपी। आप सभी को तो पता है कि डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और उसी के साथ साथ डीपीएसपी का पर्पस क्या है दोस्तों? टू एस्टेब्लिश अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू वेलफेयर स्टेट। सो ये डीपीएसपी का मेन आइडियल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, शाह कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और संथमम कमेटी। अब इसका आंसर है दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए है दोस्तों? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब रशिया। ओके, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर आर्टिकल 70 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु विल बी द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट रहे तो उनके बाद चार्ज अज्यूम कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, और अब देखिए, अगर अब्सेंस रहे, अगर ये सीट वैकेंट रही, तो क्या हो सकता है? एक तो ये वैकेंट क्यों होगी? एक तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, नहीं तो फिर रेजिग्नेशन, सेकंड कंडीशन रेजिग्नेशन, थर्ड कंडीशन अपन क्या सोच सकते हैं? इम्पीचमेंट, फोर्थ कंडीशन क्या सोच सकते हैं कि डेथ, और फिफ्थ कंडीशन क्या सोच सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर वो रिजाइन कर गए। अगर देखिए फर्स्ट कंडीशन हुई कि एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो गया, तो वो जो ऑन गोइंग प्रेसिडेंट है ना, वही कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन हुए, तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर ये एब्सेंट रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे प्रेसिडेंट। ओके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट रहे, तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट। सो इस तरह से ये ऑर्डर चलता है दोस्तों, और ये ऑर्डर डिफाइन किसके अंडर है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के अंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द लोकसभा अलोन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा। अब देखिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यसभा है। राज्यसभा में देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, वो चेयरमैन कौन से हाउस के होते हैं? राज्यसभा। मतलब उनकी जो रिमूवल की प्रोसेस रहेंगी, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? राज्यसभा से। ओके, अब राज्यसभा से ये देखिए कैसे चलता है। राज्यसभा स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिमूवल का वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब ये रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंट सीट। ओके, ये इफेक्टिव मेजोरिटी के अंडर आता है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी से जब राज्यसभा से पास हो जाएगा, तो ये कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में देखिए दोस्तों, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो यहाँ पर लोकसभा में इसे सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना पड़ेगा, और ये वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस शुरू करने के लिए दोस्तों एडवांस 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया मूव? नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, एडजमेंट मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए बात किसकी कही गई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन सा मोशन मूव कर सकते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन को क्यों मूव किया जाता है? ताकि मेजोरिटी प्रूव कर सके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इन तीन बिलों में से कौन से बिल के लिए जॉइंट सिटिंग को बुलाया जाता है? तो देखिए मेनली जॉइंट सिटिंग काय के लिए बुलाई जाती है दोस्तों? जॉइंट सिटिंग जो है वो डेडलॉक रिजोल्व करने के लिए बुलाई जाती है। अगर कोई बिल समझ लो लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो
इसे रिजोल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं। और उसके अलावा अगर एक हाउस से पास हो गया और अगले नेक्स्ट हाउस में चले गया और नेक्स्ट 6 मंथ तक वो उस पे कोई एक्शन हुआ ही नहीं, तो इस केस में भी जॉइंट सीटिंग को बुलाया जाता है। अब कौन बुला सकता है जॉइंट सीटिंग को? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सीटिंग और इसे प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। और स्पीकर के एब्सेंस में कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। और डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस में कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, चेयरमैन नहीं करता जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड, हाँ, चेयरमैन नहीं करता क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, ये मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, इसलिए ये जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड ही नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर। अभी देखिए, जो जॉइंट सीटिंग है ना दोस्तों, वो मनी बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहते हैं, इनके लिए बुलाए नहीं जा सकते। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेयरमैन ऑफ विच हाउस इज नॉट इट्स मेंबर? अब देखिए, ऑप्शन में दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमें सबको पता है कि इन 3 हाउस में जो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन रहते हैं, वो इन हाउस के मेंबर ही होते हैं। अब इसमें से जो राज्यसभा ही एक ऐसा हाउस है, जिसका जो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन ए राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन कैन रिमेन अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी कब तक रह सकता है दोस्तों? 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर और 6 मंथ्स। देखिए, इसका आंसर है दोस्तों 6 मंथ्स तक। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में दिया गया है कि अ मिनिस्टर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ आफ्टर बीइंग स्worn एज अ मिनिस्टर। ओके, मतलब जब तक अगर उसने पहले मिनिस्ट्री का चार्ज ले लिया, तो उसके 6 मंथ के अंडर ही उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो उसकी जो मिनिस्ट्री की पोस्ट है, वो चली जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। According to Article 170 of Indian Constitution, the minimum and maximum number of member of the Legislative Assembly of any state can be respectively। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर डायरेक्ट पता होना। अब इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 60 एंड 500। इनके बीच में ही कोई भी स्टेट असेंबली की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रहेगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन इसके एक्सेप्शन है दोस्तों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही इतनी कम है। सो इनके पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके इनके असेंबली की सीट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट एनेक्टेड पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेसा एक्ट इन 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव? यहाँ के ऑब्जेक्टिव कौन से नहीं है? नॉट आइडेंटिफाइड इट्स ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव कौन से नहीं है ये देखना है। अब देखिए, सेल्फ गवर्नेंस ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं था पेसा एक्ट का। उसके बाद टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव था। देखिए, आपको ऐसे पूरे ऑप्शन देखना पड़ेगा, कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर इसके बाद अगर कोई और डाउटफुल ऑप्शन आता था, मतलब ये भी डाउटफुल होता था, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। यहाँ पर तो सीधा सीधा बताया गया है कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to which one of the following constitutional amendment in Indian Constitution the right to property has been abolished? देखिए, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और इसे प्लेस कहाँ पर किया गया बाद में? आर्टिकल 300 ए के अंडर। ओके, जैसे काफी इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the voting age reduced from 21 to 18 years? 63rd अमेंडमेंट, 62nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट और 60th अमेंडमेंट। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता था? आर्टिकल 326, जिसमें पहले 21 ईयर्स थी एज, अभी उसे 18 कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज लिमिटेड द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा? अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या किया गया दोस्तों? आर्टिकल 75 के अंदर 1A क्लॉज ऐड किया गया है, जिसमें कि बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% ही रहेंगे ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा, मतलब टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा।
टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा के 15% ही पीपल मिनिस्टर्स रहेंगे। ओके, इसी तरह आर्टिकल 164 में भी 1A क्लॉज एंटर किया गया फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब देखिए, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। अब प्रेसिडेंट रूल लग किस ग्राउंड पे लगते हैं? इफ सिचुएशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अगर स्टेट को सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और स्टेट ने वो नहीं माना, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर क्या है दोस्तों हमारा? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए कितना इजी सवाल था ये, लेकिन ये भी काफी बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। आर्टिकल 231 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट टू। अब देखिए, दो और मोर स्टेट को हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से अथॉरिटी के पास पावर है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। अब देखिए, आर्टिकल 231 में ये ओरिजिनली प्रोविजन प्रेजेंट नहीं था, इसको ऐड किया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंडर, जिसमें एट प्रेजेंट हमारे पास 25 हाई कोर्ट है और उसके साथ ही 3 कॉमन हाई कोर्ट है। अब जिसमें देखिए, पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है जो कि है चंडीगढ़। उसी के साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे आसाम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी। एंड तमिलनाडु एंड पुदुचेरी शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट, दैट इज पुदुचेरी हाई कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट आर करेक्टली मैच। अब देखिए, स्टेट लिस्ट में क्या दिया है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये तो सही है। यूनियन लिस्ट में क्या दिया है? सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, ये भी सही है। कंकरेंट लिस्ट में क्या दिया है? लीगल, मेडिकल एंड अदर। ओके, ये भी सही है। अब देखिए, इसमें से क्या हमको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है? ये तीनों भी पेयर सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरसीज इंडियन कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सही बात है। देयर नेम मस्ट बी फिगर इन इलेक्टोरल रोल, ये भी सही है। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट, ये भी सही है दोस्तों। देखिए, जो एनआरआई भी होते हैं ना दोस्तों, अगर उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं की, तो वो भी हमारे कंट्री में आकर वोट दे सकते हैं। और जो आर्मी पर्सन रहते हैं, उनके लिए पोस्टल वोट्स रहते हैं, जो अदर कंट्रीज में डिप्लॉय रहते हैं उनके लिए। सो हमारा यहाँ पर भी आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच डी देवे गौड़वा और उसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार डिफीट हो गई थी और मोरारजी देसाई जी की नहीं हुई थी। सो मतलब जहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं है और ऑप्शन और है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन सी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह से लॉजिक के साथ एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा कि देखिए, फर्स्ट वाले तो थे नहीं, सो इसके ऊपर से तो हमारा डायरेक्ट आंसर सी ही आ जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव jurisdiction in creating new state, declaring war, financial emergency और authorizing parliament to legislate on state subject। ओके, मतलब स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट करने के लिए ऑथोराइजिंग करना। तो इसमें आंसर क्या है दोस्तों हमारा? ऑप्शन डी, ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पावर ऑफ गवर्नर। अब देखिए, गवर्नर मोस्टली काय का होता है दोस्तों? स्टेट के लिए। सो इसकी पावर भी कहाँ पर लिमिटेड रहेंगी? स्टेट में। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है? डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही हमें आंसर पता चल जा रहा है कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पावर तो प्रेसिडेंट के पास रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखिए, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें बहुत सारे केसेस दिए गए हैं। अब इसमें मिनेरवा मिल केस। अब मिनेरवा मिल केस कब हुआ था? 1980s में। ओके, उसके बाद गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस कब हुआ था? 1967 में। ओके, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। अब ये केस कब हुआ था? 1975 में। और उसी के साथ साथ केशवानंद भारती, ये फेमस केस है, ये कब हुआ था? 1973 में। सो हमारा ऑप्शन की क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए? पहले 2,
फिर बाद में 4, मतलब 2, 4, उसके बाद 3 और 1, 2, 4, 3, 1। ओके, इसमें कहाँ पर दिया है? 2, 4, 3, 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये केसेस कौन से हैं, इनके ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह का जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अब देखते हैं इसका रीजन क्या दिया है। इलेक्शन टू रूरल लोकल बॉडीज आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, रूरल लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन क्यों कराएगी? इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, और स्टेट इलेक्शन कमीशन में हेड कौन होता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किसका लीगल एडवाइजर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी तरह एडवोकेट जनरल किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है? ये ऑडिटिंग करता है। ओके, जो बड़े-बड़े स्कैम रहते हैं उन्हें एक्सपोज़ करने का काम कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं? वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। अब देखिए, एडवोकेट जनरल इसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। किस आर्टिकल के अंडर मेंशन है? आर्टिकल 165। ओके, सो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज पंचायती राज इंट्रोड्यूस फर्स्ट? अब देखिए, इसमें से इन स्टेट में से कौन से स्टेट में सबसे पहले पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन हो गया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय व्हिच अमेंडमेंट वेयर द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब देखिए, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और उसी के साथ-साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is not an Indian form of secularism? There is no one religion that dominate in Indian society. ठीक है, state can aid religious institution. Okay, the state and religion are separated and both do not interfere in affair of each other. देखिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट और रिलीजन अलग अलग तो है, लेकिन जहाँ पर रिलीजन में अगर कोई करप्ट या फिर माल प्रैक्टिसेस हो गए तो वहाँ पर स्टेट इंटरफियर करती है। हमारे यहाँ पर स्टेट और रिलीजन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बल्कि म्यूचुअल कोऑपरेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। इसका आंसर है दोस्तों 22 जनवरी 1947। ओके, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वापस मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था एक तो आपको एक या फिर मोस्टली 2 पेयर ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अभी हम वही अप्रोच रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं। अब एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या? विथहोल्डिंग द एसेंट। अब इसकी पेयर काय के साथ हो जाएगी? ये 4th वाले ऑप्शन के साथ। सो ए का 4th के साथ पेयर। सो ये कहाँ पर दी है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन 4th में भी नहीं है। ओके, तो बचे हमारे पास 2। अब इसमें से हमें क्वालिफाइड नहीं पता पकड़ लो, सस्पेंसिव नहीं पता पकड़ लो, लेकिन पॉकेट के बारे में तो समझ में आ रहा है। पॉकेट मतलब क्या है कि पॉकेट में डाल दिया। प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ गया, उसने अपने पॉकेट में डाल दिया। मतलब उसने रेटिफाई किया क्या? नहीं। रिजेक्ट किया क्या? नहीं। रिटर्न किया क्या? नहीं। मतलब उसने सिर्फ अपने पॉकेट में डाल दिया। उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया। सो इसकी पेयर कहाँ पर मैच हो रही है? ये फर्स्ट वाले पेयर के साथ। नाइदर रेटिफाई, नॉर रिजेक्ट, नॉर रिटर्न। सो लास्ट की फर्स्ट पेयर के साथ मैचिंग कहाँ पर हो रही है? सिर्फ ऑप्शन बी में। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह से देखिए, आपको 1 या फिर 2 पेयर ही मैच करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली इस तरह के ही क्वेश्चन आएँगे तो आपको 1 या फिर 2 पेयर पता होना चाहिए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? अब देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसे इंक्लूड करने का रीज़न ये बनता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये काफ़ी न्यूज़ में था। सो इसी की वजह से, और इसका आंसर है सेकंड, विजया रहाटकर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Justice K.S. Puttaswamy, who recently passed away, was an key advocate for which of the fundamental right in India? Okay.
अब हमें सबको पता है कि केस पुट टू स्वामी केस कौन सा था, राइट टू प्राइवेसी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट टू प्राइवेसी। ओके, काय के अंदर है ये, आर्टिकल 21 के अंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। अब देखिए करेक्टली मैच कौन से, हमें ये देखना है। आप मोस्टली एग्जाम में देखते जाइए कि करेक्टली मैच पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछा है। ये काफी मतलब हर बार क्या होता है बच्चों, जो हम पेपर जब सॉल्व करते हैं तब ये पढ़ना भूल जाते हैं, तो आप ये जरूर पढ़ते जाइए। अब एडजर्नमेंट, टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो एडजर्नमेंट यूज नहीं होता है, सो ये हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, ये एडजर्नमेंट साइन डे है। सो मतलब यहाँ पर ऑप्शन ट्विस्ट हो चुके हैं। वैसे एडजर्नमेंट साइन डे क्या बता रहा है कि द प्रेसिडिंग ऑफिसर टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नॉट अ सेशन। ये देखिए ये एडजर्नमेंट का है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन जो है, ये जो पेयर है वो इंटरचेंज कर दी गई है। सो मतलब ये दोनों गलत है, ये दोनों नॉट करेक्टली मैच नहीं है। अब बात करते हैं प्रोरोगेशन की। ये टर्मिनेट द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, नहीं। देखिए दोस्तों, ये टर्मिनेशन ऑफ हाउस ये डिसोल्यूशन होता है, यहाँ पर भी मतलब इंटरचेंज कर दिए गए हैं। और टर्मिनेशन ऑफ सेशन बाय प्रेसिडेंट ये प्रोरोगेशन होता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। डिलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन पॉपुलेशन। ओके, सही है ये स्टेटमेंट। अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट एनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ये भी सही है। देयर वाज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस, ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन डी क्या कह रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 7 टाइम्स, देखिए 7 टाइम्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल गलत है। 7 टाइम्स हुआ ही नहीं है, ये कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स। कब कब, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। ओके, 52, 63, 73 और 2002। ओके, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मीरा कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, 10 मेंबर्स। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल रहा होगा। उसी के साथ साथ आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये काफी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो काफी रिपीट हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप सभी को गुड लक। और हमारे अपकमिंग बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट की भी सीरीज आ ही रही है, तो उसे भी आप देखिए। वहाँ पर भी हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे डिस्कस किया है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।